सो बॉडी फ्लूइड्स के बारे में देखते हैं पहले, बिकॉज वो बेसिक्स हैं। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि सेल के अंदर का फ्लूइड, जिसके बारे में सबको मालूम ही होगा, जो हमारे सेल्स के अंदर का जो फ्लूइड है दैट इज बेसिकली इंट्रा सेलुलर फ्लूइड विच इज़ लाइक 70%। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि सेल के बाहर, चाहे वो इंट्रावास्कुलर है चाहे वो इंटरस्टिशियल है, यानी कि दो सेल्स के बीच की गली, पतला सा गली है, उनके बीच में भी फ्लूइड है। एंड द लास्ट वी हैव अदर्स। इनको हम ज़्यादा डीपली पढ़ने वाले अपने अगले चैप्टर में, विच विल बी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इम्बैलेंसेस। तो एक्स्ट्रा सेलुलर के छोड़कर जो इंट्रा सेलुलर आने वाला है, और एक्स्ट्रा में भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो हमारा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस वाला चैप्टर कवर करेगा। बट यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर बात करें इंट्रावास्कुलर फ्लूइड की, जो ब्लड वेसल के अंदर है उसकी। लेकिन उसका भी स्टार्टिंग क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड which is 70%, then we have extracellular fluid which is 30%। एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर भी अलग अलग प्रकार हैं, इंट्रावास्कुलर 6 से 8%, इंटरस्टिशियल 22% एंड अदर इज लाइक 1 to 2%। सो गाइस, ज़्यादातर जो इंट्रावास्कुलर जो फ्लूइड है, या कुछ भी फ्लूइड बोल लो जो लिक्विड है, वो कनेक्टिव टिश्यूज़ का एक फॉर्म है। कनेक्टिव टिश्यूज़ का एक फॉर्म है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, वो कनेक्टिव टिश्यूज़। ये कनेक्टिव शब्द जो है वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर ढंग से कवर करेंगे कि क्या चीज़ है, कैसे बनी है, इनका क्या क्या काम है, इनका हार्ड फॉर्म क्या है, और इनका थोड़ा सा माइल्ड सॉफ्ट फॉर्म क्या है। लेकिन इनका जो लिक्विड स्टेट है, कनेक्टिव टिश्यूज़ का लिक्विड स्टेट, दैट इज ब्लड। ओके, कलर रेड होता है, स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। विस्कस जो है वो मोर देन 5-10 देन वाटर, पानी से 5 गुना ज़्यादा विस्कस होता है, यानी थिक होता है थोड़ा सा। नियोनेट का जो लेवल है वो 85 ml पर kg है, इन्फेंट में 80 ml पर kg है, अडल्ट में 75 ml पर kg, एंड इन केस ऑफ फीमेल्स द ब्लड वॉल्यूम इज 65 ml पर kg। ओके, प्लाज्मा एक्सपैंडर्स दो ही हैं, क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड, जिनको हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे अपने अगले चैप्टर में, विच विल बी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नाउ द मेन बेसिक्स। गाइस, ये जो डायग्राम आपके सामने, इसे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बट फिर भी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हेमेटोलॉजी सिस्टम की बात हो रही है, ब्लड, राइट, 2 पार्ट्स में था, प्लाज्मा एंड सेल्स। आई नो अब आपको थोड़ा सा बेटर फील हो रहा होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो, लेकिन जब आप तीसरी चौथी बार इसको दोबारा पढ़ोगे तो ये और क्लियर होता चला जाएगा। सो द ब्लड, प्लाज्मा एंड सेल्स। ओके, और प्लाज्मा इट्स ओके, एल्बुमिन वगैरह आ जाते हैं उसके अंदर, पानी इतना काम का नहीं है। लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में सेल्स मेन काम के हैं, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो जो 55% प्लाज्मा है, उसमें 5% 90% तो वाटर ही है, और बचा कुचा 9% एंड 1% आपका आ जाता है एल्बुमिन, स्मॉल बट न्यूमरस एंड ग्लोबुलिन्स। और ग्लोबुलिन्स में क्या आते हैं, अल्फा, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा ग्लोबुलिन्स एंड डेल्टा ग्लोबुलिन्स, जिसमें एंटीबॉडीज आपके आते हैं। जबकि अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। गाइस, अगेन आई एम टेलिंग यू, ब्लड में प्लाज्मा 55%, एल्बुमिन प्लाज्मा फ्लूइड इन ऑल वाटर, एंड सेल आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी। इन तीनों के बारे में आपने काफ़ी कॉमनली सुना है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो आज हम इन तीनों को थोड़ा सा और डीपली देख लेते हैं कि बनते कैसे हैं, क्योंकि इन्हीं के ही बनने की प्रॉब्लम से हेमेटोलॉजी बेस्ड है और ऑन्कोलॉजी भी। ओके, सो इन केस ऑफ इम्यूनिटी वी केयर अबाउट डब्ल्यूबीसी। तो जब मैंने इम्यून वाला चैप्टर पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले, तो मैं सिर्फ फोकस किया डब्ल्यूबीसी पे, बट आज मैं क्या पढ़ा रही हूँ, हेमेटोलॉजी। तो मैं किस पे फोकस करने वाली हूँ, सेल्स पे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ओके, सो आई विल फोकस ऑन all these 3 points. Moreover guys, just let me add some rows first. Okay, so plasma without clotting factors, ऐसा प्लाज्मा जो बिना क्लोटिंग फैक्टर के है, क्लोटिंग फैक्टर उसमें बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्योंकि प्लेटलेट पर है ना, सो दैट इज सीरम। ओके, सो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज सीरम। एंड अदर देन दैट, पर डे 175 बिलियन आरबीसी की प्रोडक्शन है, पर डे 175 बिलियन प्लेटलेट की प्रोडक्शन है, एंड पर डे 70 बिलियन डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन है। और इसी को बोला जाता है हेमेटोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। ओके, ऑल राइट, सो प्लाज्मा एंड सेल्स
RBC, WBC, platelets. Okay, that's fine. Now let's see a little bit more about this. Pluripotent stem cells यानी कि बोन मैरो. ओके, बोन मैरो में ये सेल बनते हैं. तो इनका जो मेन जो फादर है वो है प्लूरीपोटेंट. अब इस बाप ने 2 बच्चे किए, एक माइलॉइड और एक लिम्फॉइड. लिम्फॉइड बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, पेरेंट से बिल्कुल ही अलग है. जबकि माइलॉइड आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. प्री-इरिथ्रोब्लास्ट, अरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, erythrocyte. So guys, the RBC is erythrocyte and that is a mature form. So pluripotent से myeloid, myeloid से proerythroblast, blast, blast, cyte and cyte. So guys, यहाँ पर जो आपका blast है ये क्या है? ये जो blast है ये particularly immature form है जिसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लिक मटेरियल है, डीएनए है. और धीरे धीरे जब वो मिच्योर होता चला जाता है फिर इसमें डीएनए मटेरियल नहीं होता है. और इसका जो साइज होता है प्री इरिथ्रोब्लास्ट का वो बहुत बड़ा होता है. फिर वो धीरे धीरे मिच्योर होता होता उसका साइज काफ़ी छोटा हो जाता है. सिमिलरली मेगाकैरियोब्लास्ट, प्रोमेगाकैरियोब्लास्ट, मेगाकैरियोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स. ओके, एंड थर्ड माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोब्लास्ट जिसमें 3 डिवीजन होगी, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिनोफिल्स. और साथ में मोनोब्लास्ट जो कि आगे जाके मोनोसाइट बनाता है. फिर ये सारे के सारे बोल दिए जाते हैं ग्रेनुलोसाइट्स. ऑल दीज आर नोन एज सॉरी ग्रेनुलोसाइट्स यानी कि WBCs. ओके, और जो बच गए दीज आर अग्रेनुलोसाइट्स. ओके, और जो लास्ट डिवीजन थी लिम्फोसाइट की ये बनाता है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. और जो बी लिम्फो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये बनते हैं लेकिन इनकी मैच्योरिटी कहाँ होती है रंजना? यस, बताओ बताओ, दिमाग लगाओ कि बी लिम्फोसाइट फर्दर आगे जाके किसी चीज में कन्वर्ट हो रहे थे. वेरी गुड. और जो कि कहाँ होगा? प्लाज्मा. वेरी गुड. सो आपका जो बी लिम्फोसाइट है वो आगे जाके इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाता है. IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ये सब इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाएगा. और अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ. अब देखिए ज़रा प्लाज्मा के अंदर आपके क्या हैं? ग्लोबुलिन्स. तो ये पहले बी लिम्फोसाइट यहाँ पे बनता है, मिच्योर होता है और फिर और मिच्योरिटी जो है वो इसकी प्लाज्मा में जाके होती है. आई होप दिस इज क्लियर. ओके गाइस, ये था हमारा बेसिक ऑफ हेमाटोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग डिसीजेस पढ़ने वाले हैं. सो नाउ लेट्स सी द फंक्शन. ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़रूरी है इन सब सेल्स के लिए. आरबीसी का तो काम ही यही है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, वेक्टर काम करता है एक जगह से दूसरी जगह तक ऑक्सीजन को लेके जाने का. हार्मोन को भी कैरी करते हैं, वेस्ट को बाहर निकालते हैं और क्लोटिंग में मदद करते हैं. हीमोस्टेसिस, किसी को इंजरी हुई, किसी को क्लोटिंग हुई, पहले इंजरी होगी फिर क्लोटिंग होगी. क्लोटिंग होने के बाद बॉडी दोबारा से उनको ब्रेक डाउन भी करेगी यानी फाइब्रोलाइटिक एक्शन करेगी. तो ये हैंड इन हैंड काम चलता है, हैंड इन हैंड. सो फाइब्रोलाइटिक एक्टिविटी चलती रहेगी साथ साथ में. ओके, पर एक पॉइंट आएगा जब आपके पूरे क्लोटिंग फैक्टर क्या हो गया रंजन, खत्म, तो पेशेंट किस में चला जाएगा? DIC में, डिसेमिनेटेड इंटरकोगुलोपैथी में, इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी में चला जाएगा. सो क्लॉट फॉर्मेशन होता है, फिर डिस्ट्रक्शन होती है नेचुरली TPA की मदद से, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की मदद से क्लॉट बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है. लेकिन अगर ये बड़ा लंबे समय तक चलता रहेगा तो पेशेंट DIC में जा सकता है. दैट इज अ मेन बैलेंस of your whole hematological system which is known as hematostasis or hemostasis. Okay, now bone marrow. जो हमारा बोन मैरो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है. हाँ जी, अब जिनको कैंसर है बोन मैरो का उनका क्या होगा? कैंसर होगा खून का, ब्लड का कैंसर. सो बोन मैरो 4 to 5% टोटल बॉडी वेट कॉन्स्टिट्यूट करता है. ओके, सो बोन मैरो जो है वो 4 to 5 टोटल बॉडी वेट कॉन्स्टिट्यूट करता है. रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो. जो रेड बोन मैरो होता है वो आरबीसी की प्रोडक्शन करता है, मतलब पूरे सेल्स को बनाता है. और जो कि येलो बोन मैरो होता है वो फैट को बनाता है, फैट. ओके,
जो इंसान जितना ज़्यादा बुजुर्ग होता चला जाएगा उसका बोन मैरो उतना ज़्यादा फैट में बनता चला जाएगा, यानी कि येलो प्रोडक्शन ज़्यादा करना स्टार्ट कर देता है एज कम्पेयर टू रेड बोन मैरो। तो ओल्ड पेशेंट्स में या ओल्ड लोगों में जो रेड बोन मैरो वो कम हो जाता है, येलो बोन मैरो ज़्यादा हो जाता है। और सिमिलरली अडल्ट के केस में कुछ कुछ जगहों पे रेड, कुछ जगहों पे येलो। ओके, अडल्ट में ऐसा होगा। इलियक क्रस्ट, ये जो हमारी इलियक क्रस्ट है ये रिचेस्ट बोन मैरो है, बट ट्रांसप्लांट के लिए नहीं, वैसे वो रिचेस्ट है। फीमर हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर बच्चों के केसेस में भी। सो इलियक क्रस्ट रिचेस्ट बोन मैरो का है इलियक क्रस्ट में। येलो बोन मैरो समटाइम converted into red bone marrow and red sometimes converted into yellow bone marrow, depends on the need of the body, because ये bone marrow का जो चैप्टर है वो हमारा मस्कुलों में आता है, कनेक्टिव टिश्यूज, बोन्स, बोन मैरो, इसको हम ज़्यादा डीपली कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, मस्कुलों के अंदर, जो हमारा आई थिंक 3rd या 4th चैप्टर रहेगा। सो येलो बोन मैरो कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेड इन केस ऑफ इमरजेंसी और इन केस ऑफ यूज। ओके, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस, लीवर, स्प्लीन, जब हम लोग बच्चे होते हैं, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तो हमारा लीवर और स्प्लीन ही हमारा बोन मैरो होता है, वही हमारा आरबीसी को प्रोड्यूस करने में मदद करता है, डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करने में मदद करता है हमारा स्प्लीन और लीवर। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता चला जाता है, अब उसका बोन मैरो जो है वो टेक प्लेस कर लेता है और वो ही काम करता है। सो गाइस, लेट्स स्टडी लिटिल बिट अबाउट आरबीसी अकॉर्डिंग टू नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू। आरबीसी बाय कनकेव होते हैं ये, ओके, डिस्क शेप के होते हैं, आपने डिस्क देखी हुई है ना, वैसे शेप के होते हैं। डायमीटर जो है वो इनका 8 म्यूएम का होता है एंड पास फ्रॉम 2.8 म्यूएम कैपिलरी। मुझे पहले लगता था कि ये आरबीसी कैपिलरी में क्यों घूम रहे हैं, जब मैं थोड़ा कॉलेज टाइम में थी मुझे बड़ी कन्फ्यूजन होती थी इन सब चीज़ों को लेके, इमेजिनेशन कुछ अलग ही लेवल की होती थी। बट देन स्लोली केम टू नो कि भाई कैपिलरी का जो साइज है इट्स लाइक 2.8 म्यूएम कैपिलरी, ओके। और आपका जो डायमीटर आरबीसी का वो कितना है, 8 म्यूएम। जस्ट इमेजिन वो कितने प्रेशर से मूव कर रही है, तो वो कंस्ट्रिक्ट डायलेट ऐसा उनका इलास्टिक नेचर है ताकि वो इन चीज़ों को मूव कर सके। मेम्ब्रेन इज स्टेबल इन नेचर, हमारी जो मेम्ब्रेन होती है सेल की और आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो स्टेबल होती है नेचर में, और उसमें एक सेमीपर्मियल मेम्ब्रेन भी होती है जो कि सिलेक्टिव होती है, selectively permeable. So you should be aware of the RBC layer is like very selective in permeability. Okay? कुछ important points है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। बच्चों के केस में जो RBC का जो साइकिल है, that is the lifespan is basically 60 to 90 days, and in case of preterm it is 35 to 50 days. In case of RBC 90% पार्ट जो है वो हीमोग्लोबिन ही होता है, 90% RBC में क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन। प्यूरिफिकेशन लंग्स में होती है, फिल्ट्रेशन किडनी में होती है इनका। तो ठीक है, लाइफ स्पैन के बारे में देख लेते हैं, ऑलरेडी वैसे हम देख चुके हैं, बट स्टिल आरबीसी, हीम एंड ग्लोबिन। हीम इज बेसिकली आयरन विच इज रीअब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी एंड द रिमेनिंग पोर्शन अदर देन आयरन इज बेसिकली नॉन आयरन पार्ट इज बेसिकली प्रोटोप्रोपाइलिन। ये मैंने जॉन्डिस में ऑलरेडी पढ़ाया था और बताया भी था। ये प्रोटोप्रोपाइलिन जो है बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है, फिर ये बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है, और फिर ये बिलीरुबिन अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है। ये अब ये फैट सॉल्युबल होता है, ये ब्लड में घुल ही नहीं पाता, तो इसको लीवर ले लेता है, लीवर इसको फैट सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल करता है, इसको कंजुगेट बनाता है, और अब वो कंजुगेटेड बन जाता है, और वो अब ब्लड में एंटर करके किडनी से निकलना है तो वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन हमारा आज मेन मुद्दा क्या है, आयरन। हीम में और क्या होता है, आयरन भी होता है, Fe3 पॉजिटिव। मिच्योर होना है इसे, तो ट्रांसफरेंट इस आयरन को लेकर जाता है, स्टोर करता है, ओके। और जो स्टोरेज साइट होती है वो हमारी बोन मैरो ही है, जहाँ पे सीरम फेरेटिन जो है वो ट्रांसफरेंट की मदद से F3 से F2 ट्रांसफरेंट की मदद से और फिर बोन मैरो, और बोन मैरो में अगेन यूज हो जाएगा। इज दैट क्लियर रंजना? परफेक्ट। सो आरबीसी इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। हीम एंड ग्लोबिन, ग्लोबिन तो आपका यूज हो जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने में, और हीम के 2 पार्ट्स बन जाते हैं, नॉन आयरन एंड आयरन पार्ट। नॉन आयरन जो होता है वो बेकार पार्ट होता है, वो लीवर उसको डिस्ट्रॉय करके फेंक देता है, जबकि आयरन को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इज दैट क्लियर? परफेक्ट। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 13 से 20 दिन का होता है। दीज आर ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स।
मैंने अभी भी बताया जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, एसिनोफिल्स ई से एसिनो तो वो रेड हैं, बट बी से बेसो इज ब्लू। तो ऊपर पिंक और नीचे सॉरी ऊपर रेड और नीचे पिंक एंड पर्पल। सो द कलर ऑफ द एसिनोफिल इज रेड, द कलर ऑफ द न्यूट्रोफिल इज पिंक एंड द कलर ऑफ बेसोफिल इज ब्लू। अग्रेनुलोसाइट्स आर अदर देन ग्रेनुलोसाइट्स, यानी बच कौन गया? लिम्फोइड्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स बच गए। वो क्या है हमारी? अग्रेनुलोसाइट्स। और हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी कि ये WBC जो होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी देते हैं, जन्म से ही बच्चे के पास है, क्योंकि जन्म में लीवर और स्प्लीन उसका काम कर रहा था, WBC ये सब बना रहा था और पूरा का पूरा स्टेम वर्क कर रहा था और उसको ये इन्नेट है, जन्म से ही उसको ये इम्यूनिटी है। ओके, ये उसकी बॉडी के अंदर पाई जा रही है पहले से ही। देन आफ्टर गाइस फेगोसाइटोसिस, इसी का काम फेगोसाइटोसिस का भी होता है। पहला सेल जो सबसे पहले रीच करता है इन्फेक्शन में दैट इज न्यूट्रोफिल्स, जिनका काम होता है सब शांति बनाए रखना, न्यूट्रल काम करना। अरे कृपया करके मत लड़िए, शांति बनाए रखिए, सब लोग शांति बनाए रखिए, राइट। सो दैट इज अ न्यूट्रोफिल, न्यूट्रल करने का काम इसका सबसे पहले होता है, क्योंकि ये 24 घंटे के अंदर अंदर बेचारे मर जाते हैं, इनका लाइफ स्पैन 24 आवर्स का होता है। देन आफ्टर वी हैव मोनोसाइट्स, ओनली वर्क टिल इट इज इन ब्लड, जब तक इन्फेक्शन खून के अंदर है तब तक ये काम करते हैं मोनोसाइट्स। और मोनोसाइट्स के एग्जांपल्स क्या आते हैं हमारे पास? फेगोसाइटोसिस। ओके, एंड रिमेनिंग जो इस्नोफिल होता है वो एलर्जिक रिएक्शन पे आता है, बेसोफिल हिस्टामाइन कंटेनिंग होता है, लेकिन बेसोफिल कॉज करता है एसिनोफिल की और भी ज़्यादा लेवल को बढ़ाता है। तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल आए और जब तक ब्लड में घूम रहा था मोनोसाइट काम कर रहा था, फेगोसाइटोसिस कर रहा था, फिर इसिनोफिल एक्टिवेट हो गया, उन्होंने एलर्जिक रिएक्शन देखते ही एक्टिवेट किया बेसोफिल्स को, फिर बेसोफिल्स ने हिस्टामाइन रिलीज किया और एसिनोफिल को एक्टिव ही रखा। इज दैट क्लियर? परफेक्ट। नाउ द थर्ड सेल वी हैव प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोइटिन हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम लीवर एंड किडनी, ओके, ताकि वो क्या बना सके? एक पूरी चीजों को बना सके, प्लेटलेट्स, WBCs एंड ऑल। लाइफ स्पैन क्या है? 7 से 10 दिन का है। क्लॉटिंग में काम करते हैं, हमने इसका पूरा का पूरा फार्मा में क्लासिफिकेशन पढ़ा है, किस प्रकार से हमारी बॉडी सबसे पहले जो हमारी ब्लड वेसल होती है वो टूट जाती है तो VN फैक्टर एक्टिवेट होता है, वो BN बोलता है कि भाई एक्टिवेट कीजिए, तो प्लेटलेट बेचारे एक्टिवेट होते हैं। प्लेटलेट एक्टिव एग्रीगेशन स्टार्टिंग होती है, फाइब्रिन जुड़ के क्लॉट बनाता है, गद्दा सा बनाता है। फिर उसके बाद क्लॉटिंग कैस्केड एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो है एक्टिवेट होते हैं और एक अच्छा क्लॉट फॉर्मुलेट करते हैं ताकि वहां पर ब्लीडिंग आगे ना हो सके। सो VN फैक्टर, प्लेटलेट का फंक्शन एंड देन कोगुलेशन फंक्शन। ओके, सो क्लोटिंग फैक्टर टेम्परेरी क्लोटिंग करता है कौन? प्लेटलेट। कैसे? व्हाट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेटलेट एग्रीगेशन टेंडेंसी, यानी कि प्लेटलेट की जो एग्रीगेशन की जो टेंडेंसी है उसे कौन शुरू करता है? VN फैक्टर। ओके, सो वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर जो होता है वो आपका एक्टिवेट करता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल की लेयर पे पाया जाता है और जैसे ही ब्लड वेसल टूटती है तो वैसे ही रिलीज होता है, और जैसे रिलीज होता है ये वैसे ही आपके प्लेटलेट्स को क्या करता है? मैसेज देता है कि भाई आ जाइए, एक्टिवेट हो जाइए। इसको मैंने ऑलरेडी प्लेटलेट वाले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है और अभी भी मैंने दोबारा बता दिया। सो नाउ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम क्या होता है? RES, कंपोज्ड ऑफ स्पेशल सेल्स, ओके, टिश्यूज कॉल्ड मैक्रोफाज, जिनका काम होता है खाने का, इंजेस्ट करने का, विच आर ड्राइव फ्रॉम मोनोसाइट। तो मोनोसाइट फेगोसाइटोसिस और मैक्रोसाइट्स को क्या करते हैं? फॉर्मुलेट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को फ्रॉम द इन्वेडर्स बाय फेगोसाइटोसिस। वो खाने का काम करते हैं, उन बैक्टीरियाज को खा जाते हैं। इज दैट क्लियर रंजना? परफेक्ट। नाउ द क्लॉटिंग फैक्टर गाइस, दिस कैन बी आस्क्ड इन एनक्लेक्स। कई बार अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लटक सकता है कि व्हाट इज द 5th नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, पूछ सकते हैं वो लोग, इसीलिए हमें इन्हें लर्न तो करना ही चाहिए। फाइब्रिनोजन फर्स्ट, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम लिबाइल एब्सेंट नहीं होता छठा, स्टेबल फैक्टर एंटी हेमोफिलिक, क्रिसमस फैक्टर, स्टॉट फ्लावर फैक्टर, प्लाज्मिनो थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंटीकेडेंट, हेगमैन्स एंड फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। आपको ये याद करने हैं। इनमें से मैंने विटामिन के ऊपर काम करने वाले फार्मा में कौन बताए थे? 2, 7, 9, 10 मैंने बोला था, राइट, कि
कि 2, 7, 9, 10 पे विटामिन के काम करता है, वारफरिन इन्हीं को ही ब्लॉक करता है। सो विटामिन के का काम क्या है कि क्लॉटिंग करवाना, वार्फ का काम क्या है क्लॉटिंग ब्लॉक करना। इसीलिए वारफरिन का एंटीडोट क्या होता है विटामिन के, क्योंकि वो किस पे काम करता है 2, 7, 9, 10 पे, तो वारफरिन इनको ही ब्लॉक करती है। नेक्स्ट, नाउ गाइस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिसीज कंडीशन। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था ये बेसिक्स था, जो ऑलरेडी हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ